26वीं सदी में अलग अलग एलियन जातियां मिलकर एक खतरनाक सैन्य गठबंधन बनाती हैं जिसे कवेनेंट कहा जाता है। उन्हें लगता है कि एक रहस्यमयी सुपर हथियार रिंग वर्ल्ड, जिसे हेलो कहा जाता है, उन्हें मोक्ष का रास्ता दिखाएगा। लेकिन कवेनेंट इंसानों को अपने देवताओं का अपमान मानते हैं और पूरी मानव जाति को खत्म करने का फैसला कर लेते हैं। यहीं से इंसानों के खिलाफ एक भयानक नरसंहार शुरू हो जाता है। साल 2552 में इंसानों की कॉलोनी मेड्रिगल पर क्वान अपने दोस्तों के साथ जंगल में घूम रही होती है। उनका मकसद बस एक ऐसा पौधा ढूंढना होता है जिससे वो नशा कर सकें। तभी अचानक क्वान को किसी अजीब आवाज का एहसास होता है। वो अपने दोस्तों को वहीं छोड़कर आवाज की तरफ बढ़ती है और देखती है कि पास ही एक जहाज उतर चुका है और एक गुफा के अंदर तेज रोशनी चमक रही है। डर के मारे क्वान भागकर अपने दोस्तों के पास जाती है और उन्हें वापस चलने की चेतावनी देती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, दुश्मन हमला कर देता है। गोलियां बरसने लगती हैं और क्वान के दोस्त एक एक करके मारे जाने लगते हैं। नशे की हालत में सभी जान बचाकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन चारों तरफ से हो रही फायरिंग उन्हें खत्म कर देती है। किसी तरह क्वान छिप जाती है और एक फ्लेयर गन से सिग्नल फायर करती है ताकि पास मौजूद विद्रोही आउटपोस्ट को अलर्ट किया जा सके। सिग्नल मिलते ही आउटपोस्ट के लोग अपनी रक्षा की तैयारी में लग जाते हैं। क्वान लगातार भागती हुई आखिरी पल में आउटपोस्ट के अंदर घुस जाती है, ठीक उसके बंद होने से पहले। वो अपने पिता को बताती है कि हमला करने वाले आम मरीन नहीं हैं, लेकिन उसके पिता उसकी बात को नजरअंदाज कर देते हैं और उसे बाकी आम लोगों के साथ छिपने भेज देते हैं। तभी दुश्मन आउटपोस्ट तक पहुंच जाता है और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो जाती है। मुख्य गेट को उड़ा दिया जाता है और कई एलियन अंदर घुस आते हैं। वो बिना रुके, बिना दया किए हर इंसान को मारने लगते हैं। इंसानों के साधारण हथियार उनके सामने बिल्कुल बेकार साबित होते हैं। पूरे आउटपोस्ट में लाशें बिछ जाती हैं। ये सब देखकर क्वान अब और बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो छिपने की जगह छोड़ देती है और अपने पिता को ढूंढने के लिए बाहर निकल पड़ती है। यही फैसला उसकी जान बचा लेता है, क्योंकि कुछ ही सेकंड बाद एक एलियन शेल्टर का दरवाजा खोलता है और अंदर मौजूद सभी लोगों को गोली मार देता है। तभी ऊपर से एक जहाज उड़ता हुआ आता है और जमीन पर स्पार्टन्स को उतार देता है, जेनेटिकली तैयार किए गए सुपर सोल्जर्स की एक खतरनाक फौज। स्पार्टन्स आते ही एलियंस पर हमला कर देते हैं। उनकी एडवांस आर्मर और हाईटेक हथियारों के सामने एलियंस टिक ही नहीं पाते। क्वान चारों तरफ हो रहे धमाकों से बचती हुई इधर उधर भागती है और जान बचाने के लिए एक ट्रेलर के अंदर छिप जाती है, लेकिन एक एलियन उसे ढूंढ ही लेता है। तभी दूर से मास्टर चीफ की गोली सीधे उस एलियन को ढेर कर देती है। जब बाकी बचे एलियंस एक जगह फंस जाते हैं तो स्पार्टन्स एक साथ फायर करके सबको खत्म कर देते हैं और लड़ाई वहीं खत्म हो जाती है। क्वान अपने पिता से मिलने के लिए आगे बढ़ती ही है कि अचानक एक घायल एलियन सामने आता है। वो अब भी जिंदा होता है और क्वान पर हमला कर देता है। उसी पल उसका पिता उसे बचाने के लिए बीच में आ जाता है, लेकिन एलियन अपनी ब्लेड से उसके पिता को मार देता है। मास्टर चीफ तुरंत कूदकर उस एलियन को खत्म कर देता है और फिर रिपोर्ट करता है 20 एलाइट एलियन वॉरियर्स और 150 सिविलियंस मारे गए हैं। क्वान अकेली जिंदा बची है। इसके बाद स्पार्टन्स दुश्मन के जहाज की तलाश में निकल जाते हैं। क्वान अपने पिता की मौत का शोक मनाती है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि अब वो पूरी तरह अकेली है तो वो स्पार्टन्स के पीछे जाने का फैसला करती है। स्पार्टन्स उस गुफा में दाखिल होते हैं जिसे क्वान ने पहले देखा था, बिना ये जाने कि एक एलियन उनका पीछा कर रहा है। अंदर जाकर उन्हें पता चलता है कि कवेनेंट वहां किसी चीज की खुदाई कर रहे थे। मास्टर चीफ दीवार पर छोड़ा गया एक रहस्यमयी अवशेष छूता है और अचानक पूरी गुफा रोशनी से भर जाती है। उसे एक अजीब सा विजन दिखता है। एक परिवार पिकनिक मना रहा है और एक सफेद कुत्ता इधर उधर दौड़ रहा है। उसी वक्त चीफ का साथी उसे उस अवशेष से खींच लेता है और सब कुछ खत्म हो जाता है। तभी उन्हें एहसास होता है कि बचा हुआ एलियन भाग रहा है। वो उसका पीछा करते हैं, लेकिन एलियन खुद को अदृश्य कर लेता है और चुपचाप बाहर निकल जाता है।
कुछ ही सेकंड में वो बाहर पहुंचकर क्वान से टकराता है, उसे बेहोश कर दे। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसके अलावा कोई और भी उस अवशेष को एक्टिवेट कर सकता है तो वो पूरी तरह चौंक जाती है। कहानी वापस क्वान पर आती है। वो होश में आते ही घबरा जाती है जब उसे पता चलता है कि वो एक स्पार्टन जहाज के अंदर है। तभी सामने डॉक्टर मिरांडा का होलोग्राम दिखाई देता है। वो क्वान से एक एहसान मांगती है कि वो एक वीडियो रिकॉर्ड करे और बाकी मानव कॉलोनियों को कवेनेंट के खतरे के बारे में बताए, ताकि इंसान आपस में लड़ना छोड़कर यूएनएससी के साथ मिलकर एलियंस के खिलाफ लड़ सकें। लेकिन क्वान ने पूरी जिंदगी सरकार के झूठे प्रचार के खिलाफ लड़ते हुए बिताई होती है, इसलिए वो साफ मना कर देती है। उसका कहना होता है कि अगर उसकी कॉलोनी को आजादी दी जाए तभी वो इस डील का हिस्सा बनेगी। इसके बाद मास्टर चीफ क्वान को खाना देता है। बातचीत के दौरान क्वान को पता चलता है कि वो दोनों पहले मिल चुके हैं और वही मास्टर चीफ था जिसने उसकी मां को मारा था। इसी बीच चीफ को एक मैसेज मिलता है जिसमें साफ लिखा होता है कि क्वान को खत्म करना होगा। यह पढ़कर वो इतना गुस्से में आ जाता है कि जहाज के सिक्योरिटी कैमरे बंद कर देता है। बेस पर पैरांगोस की आग बबूला हो जाती है। तब हेल्सी बताती है कि अवशेष ने शायद मास्टर चीफ की यादें और भावनाएं वापस लौटा दी है। हालात काबू में लाने के लिए वो जहाज में ऑक्सीजन लेवल 0 कर देती है ताकि क्वान मर जाए, लेकिन मास्टर चीफ के सूट में सिर्फ 40% ऑक्सीजन कम की जाती है। इतना ऑक्सीजन चीफ के लिए काफी होता है। वो जहाज के पैनल खोल देता है जिससे क्वान की जान बच जाती है। पैरांगोस की अब किसी भी बगावत को बर्दाश्त नहीं करती और आदेश देती है कि जैसे ही जहाज पास आए उसे उड़ा दिया जाए। उधर जहाज में क्वान एक हथियार उठाकर मास्टर चीफ को धमकाती है। उसे लगता है कि वही उसे मारना चाहता था। उसका भरोसा जीतने के लिए चीफ अपना हेलमेट उतार देता है और अपना चेहरा दिखाता है। वो बताता है कि उसका नाम जॉन है। क्वान अब साथ काम करने को तैयार हो जाती है। वो जहाज की एआई को गोली मारकर उसे मैनुअल मोड में डाल देती है ताकि जॉन खुद जहाज उड़ा सके। लेकिन तभी एक तोप का गोला उन्हें लग जाता है और जहाज जमीन पर गिर जाता है। जब चारों तरफ सैनिक उन्हें घेर लेते हैं तो जॉन फिर से उस अवशेष को छूने का फैसला करता है। इस बार उसे अपनी फैमिली दिखाई देती है और खुद को बचपन में उस अवशेष की तस्वीर बनाते हुए देखता है। उसी पल अवशेष से जबरदस्त ऊर्जा निकलती है जिससे पूरा बेस अंधेरे में डूब जाता है और सारे हथियार बंद हो जाते हैं। हालांकि जहाज को अतिरिक्त पावर मिल जाती है। जॉन और क्वान मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग निकलते हैं। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है 22 साल पहले, जब जॉन अभी ट्रेनिंग में था। वो रात में चुपके से बाहर निकलता है और अपने दोस्त सोरेन से मिलता है। लेकिन सोरेन तब हैरान रह जाता है जब जॉन अचानक उस पर बंदूक तान देता है। जॉन कहता है कि वो अब भागना नहीं चाहता और नियमों का पालन करना जरूरी है। सोरेन उसे समझाता है कि ये जगह लोगों का दिमाग धोती है और अपने सपनों के पीछे जाना जरूरी है। वो याद दिलाता है कि एक्सपेरिमेंट्स की वजह से उसने अपना हाथ भी खो दिया था। जॉन उसे भागने के लिए 5 मिनट देता है, लेकिन खुद जाने से मना कर देता है। वापस वर्तमान में क्वान जहाज के चारों तरफ चमक देखती है। जॉन बताता है कि वो एक खास यात्रा तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे स्लिप स्पेस कहते हैं। कुछ देर बाद वो एक एस्टेरॉयड फील्ड के बीच पहुंच जाते हैं। जॉन अपनी तेज रिफ्लेक्सेस से जहाज को चट्टानों के बीच से सुरक्षित निकाल लेता है। एस्टेरॉयड फील्ड से बाहर निकलते ही उन्हें एक छुपा हुआ स्पेस स्टेशन मिलता है जिसे द रबल कहा जाता है, एक ऐसी जगह जो किसी कानून को नहीं मानती। वहां के लोग तुरंत हथियार तान लेते हैं और एक गाड़ी से उनका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जॉन उसे एक झटके में हटा देता है। तभी स्टेशन का लीडर सबको हथियार नीचे करने को कहता है। वो कोई और नहीं बल्कि बूढ़ा हो चुका सोरेन होता है। वो जॉन का गर्मजोशी से स्वागत करता है और बताता है कि क्वान पर इनाम रखा गया है। इधर यूएनएससी में एक खास मीटिंग होती है। वहां फैसला किया जाता है कि जॉन को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन हेल्जी पैरांगोस्की के खिलाफ जाकर एक नया प्रोग्राम सामने लाती है, कोर्टाना। ये इंसानी विकास का अगला चरण है जो स्पार्टन्स की चेतना को ओवरराइड कर एक एआई डाल सकता है जिससे उन पर पूरा कंट्रोल रहेगा। ऊपर से दबाव पड़ने पर पैरांगोस्की को मजबूरी में वो अवशेष जॉन की तरफ फेंक देता है। जॉन जैसे ही उसे हाथ में पकड़ता है वो रिंग के आकार में चमक उठता है और एक जबरदस्त ऊर्जा तरंग निकलती है।
उसी पल जॉन को एक और फ्लैशबैक आता है जिसमें वो अपनी मां की लाश देखता है। जब जॉन होश में आता है तो रेथ चीखते हुए कहता है कि ये रिंग ही हेलो है, वही सुपर हथियार जिसे एलियंस पूरी मानवता को खत्म करने के लिए ढूंढ रहे हैं। रेथ का मानना है कि जॉन को इस अवशेष को नष्ट कर देना चाहिए, भले ही इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, ताकि सबकी जान बच सके। इस सच्चाई से परेशान होकर जॉन फैसला करता है कि इस खतरनाक हथियार से निपटने के लिए उसे यूएनएससी की मदद चाहिए। वो सोरन से कहता है कि वो क्वान का ध्यान रखे और फिर अपने जहाज से वहां से निकल जाता है। कुछ ही देर में जॉन बेस पर पहुंचता है जहां उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है, जबकि हेल्सी उस अवशेष को रिसर्च के लिए अपने साथ ले जाती है। इसके बाद कहानी एक फ्लैशबैक में जाती है। प्लैनेट ओबान एक इंसानी कॉलोनी जहां कचरा इकट्ठा करने का काम होता है। वहां सब लोग काम में लगे होते हैं। तभी दो बच्चे छुपकर एक कहानी पढ़ते हैं। कहानी में किरदार एक दूसरे को किस करते हैं तो बच्चे भी वैसा ही करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी गार्ड्स उन्हें पकड़ लेते हैं। वो लड़के को पकड़कर इतनी बेरहमी से मारते हैं कि उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। फिर वो लड़की को भी मारने लगते हैं, लेकिन उसी वक्त कवेनेंट के एलियंस वहां पहुंच जाते हैं। गार्ड को धक्का देकर वो लड़की को अपने साथ ले जाते हैं। वर्तमान में वही लड़की अब मकी बन चुकी होती है। वो कवेनेंट के नेताओं को बताती है कि अब वो खुद अवशेष और जॉन दोनों को ढूंढने जाएगी। उधर हेल्सी आखिरकार उस शरीर को जगा देती है जिसे उसने लैब में छुपा कर रखा था। वो उसी की एक क्लोन होती है। दोनों के बीच एक गहरी और अजीब बातचीत होती है जिससे हेल्सी ये पक्का कर लेती है कि क्लोन का दिमाग पूरी तरह ठीक है। इसके बाद हेल्सी जॉन को लैब में लाती है और उसे एक खास प्रक्रिया के लिए राजी करती है ताकि वो फिर से युद्ध के मैदान में लौट सके। फिर क्लोन की आंख में एक सुई डाली जाती है जिससे उसका दिमाग निकाला जाता है और उसे जॉन के सिर में डाल दिया जाता है। उसी पल क्लोन को खत्म कर दिया जाता है। प्रक्रिया पूरी होते ही कोर्टाना पहली बार एक होलोग्राम के रूप में सामने आती है। उसका मिशन है धीरे धीरे जॉन के अंदर पूरी तरह समा जाना ताकि उसकी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को बेहतर बनाया जा सके। हालांकि फिलहाल हेल्सी ने उसकी पहुंच सीमित कर रखी होती है क्योंकि वो पहले अवशेष को टेस्ट करना चाहती है। जब जॉन होश में आता है तो उसे अपने दिमाग में एक आवाज का होना बिल्कुल पसंद नहीं आता। फिर भी वो अवशेष का टेस्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही जॉन उसे छूता है वो एक्टिवेट हो जाता है और उसे बचपन की और यादें दिखाता है, लेकिन इस दौरान कोर्टाना उन विजन्स को देख नहीं पाती। बाद में जॉन डेटाबेस में अपनी यादों की जगह ढूंढने की कोशिश करता है और कोर्टाना उसकी मदद करती है, लेकिन कोई भी नाम उसे वैसा एहसास नहीं देता जैसा अवशेष देता है। तब कोर्टाना उसे याद दिलाती है कि उसके अंदर लगा इमोशनल रेगुलेटर उसे भावनाएं महसूस करने से रोकता है। जॉन उसे हटाने का फैसला करता है। कोर्टाना जब हेल्सी को चेतावनी देने की कोशिश करती है तो हेल्सी उसे जॉन की मदद करने को कहती है ताकि जॉन उसे जासूस नहीं बल्कि दोस्त समझे। कोर्टाना के निर्देशों पर चलते हुए जॉन चाकू से रेगुलेटर निकाल देता है, इस बात से अनजान कि उसकी साथी काई चुपचाप उसे देख रही होती है। इसके बाद जॉन बाहर टहलने निकलता है और पहली बार असली भावनाओं के साथ दुनिया और कला को महसूस करता है। तभी उसे एक कुत्ता दिखता है जो उसे अवशेष की याद दिला देता है। वो तुरंत बेस लौटकर फिर से उसे छूता है। इस बार उसे दिखता है कि उसका बचपन का रूप बार बार अवशेष की ड्राइंग बना रहा था, जिससे उसका पिता गुस्सा हो जाता था। वो एक दूसरा अवशेष भी बनाता है और कहता है कि दोनों साथ जाते हैं। उसके पिता उससे कुछ दफनाने को कहते हैं। वर्तमान में लौटकर जॉन उस चीज को ढूंढने के लिए बेचैन हो जाता है। उसे याद आता है कि उसके ग्रह के चारों तरफ बर्फीले छल्ले थे। कोर्टाना डेटाबेस से पता लगाती है कि जॉन एरिडेंस 2 से है, एक ऐसा ग्रह जो अब वीरान हो चुका है क्योंकि एक वायरस वहां की पूरी आबादी को खत्म कर गया था। जब हेल्सी उसे ढूंढती है तो जॉन उसे सब कुछ बता देता है। दोनों मिलकर एरिडेंस 2 जाने का फैसला करते हैं। बेस पर काई जॉन से प्रेरणा लेकर अपना इमोशनल रेगुलेटर भी निकाल लेती है।
खुद को बदला हुआ महसूस करते हुए वो अपने बालों का रंग भी बदल लेती है। इसके बाद मिरांडा काई और जॉन की टीम को बुलाती है क्योंकि हेल्सी के जाने के बाद वो अवशेष को टेस्ट करना चाहती है, लेकिन चाहे कोई भी उसे छुए कुछ नहीं होता। आखिरकार हेल्सी और जॉन एरिडेनस 2 पहुंचते हैं और जॉन का बचपन का घर ढूंढ लेते हैं। जॉन जमीन खोदता है और उसे अपनी ड्राइंग से भरा एक बॉक्स मिलता है। फिर वो घर के अंदर जाकर कोर्टाना से कहता है कि उसकी यादों के आधार पर इस जगह को फिर से वैसा बना दे। जैसे जैसे वो चलता है उसकी यादें और साफ होती जाती हैं। वो अपने बचपन को देखता है, ड्राइंग बनाते हुए, एक विशाल धातु संरचना खोजते हुए। ड्राइंग में एक अंडरग्राउंड गुफा होती है जहां छोटा जॉन अपने कुत्ते के साथ जाता है। वहां वो दीवार पर किसी चीज को छूता है जिससे गुफा हिलने लगती है। डर कर वो भाग जाता है। अगली याद में वो देखता है कि हेल्सी उसे देखने आई थी। वर्तमान में लौटकर जॉन हेल्सी से पूछता है कि वो वहां क्यों थी, लेकिन हेल्सी कहती है कि शायद बचपन के ट्रॉमा ने उसकी यादों को बिगाड़ दिया है। तभी जॉन बताता है कि उसे याद आ गया है कि दूसरा अवशेष कहां है। वो दोनों रेगिस्तान की ओर जाते हैं और पुरानी गुफा में पहुंचते हैं जहां दीवार में फंसा दूसरा अवशेष मिलता है। इधर सोरेन और क्वान मैड्रिगल पहुंचते हैं। वहां क्वान के सिर पर इनाम के पोस्टर लगे होते हैं। वो अपने पिता की याद में हुए कार्यक्रम में जाती है और अपने पिता के सेकंड इन कमांड से बात करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि क्रांति खत्म हो चुकी है। लोग डर गए हैं और अब बस ग्राथ के आदेश मान रहे हैं। क्वान गुस्से में सबको कायर कह देती है, जिससे गार्ड्स का ध्यान उस पर चला जाता है। अफरा तफरी मच जाती है और लोगों को पीटा जाने लगता है। सोरेन क्वान को खींचकर जहाज तक ले जाता है, लेकिन तब तक गार्ड्स जहाज पर कब्जा कर चुके होते हैं। क्वान सोरेन को मनाती है कि वो उसे उसकी आंटी तक ले जाए, जिनके पास इतना पैसा होगा कि जहाज वापस खरीदा जा सके। बाजार से गुजरते वक्त स्थानीय लोग उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन सोरेन उन्हें आसानी से पीट देता है। तभी क्वान की आंटी सामने आती है। क्वान उसके साथ रुक जाती है, जबकि सोरेन अपने जहाज की हालत देखने चला जाता है। वहां एक व्यापारी उसे बताता है कि जहाज को कबाड़ में बेच दिया गया है। मजबूर होकर सोरेन उसकी बाइक चुरा लेता है। वापस क्वान के पास उसकी आंटी बताती है कि अब कोई पैसा नहीं बचा है, क्योंकि उसके पिता ने सब कुछ क्रांति में झोंक दिया था। जॉन का दिमाग डरावनी यादों से भर जाता है। तभी अचानक वो खुद को एक पहाड़ी मैदान में मकी के साथ पाता है। डॉक्टर्स देखते हैं कि दोनों की हार्ट बीट और वाइटल्स पूरी तरह सिंक हो चुके हैं। जॉन समझ जाता है कि वो हेलो रिंग के अंदर है, लेकिन जैसे ही वो मकी को छूता है, विजन टूट जाता है। उधर मैड्रिगल में क्वान जीप चलाते हुए रेगिस्तान पार कर रही होती है, अपने परिवार को याद करते हुए। रास्ते में एक भयानक रेत का तूफान आता है, फिर भी वो आगे बढ़ती रहती है। तभी उसे एक अजीब सी परछाई दिखती है। वो जीप से उतरकर पास जाती है और अचानक बेहोश कर दी जाती है। होश आने पर वो खुद को मिस्टिक्स के बीच पाती है। उनकी नेता डेसिडेराटा उसे बताती है कि वो अभी वो सच देखने के लिए तैयार नहीं है जो उसके पिता ने देखा था। लेकिन जब क्वान अपनी पूरी कहानी सुनाती है तो डेसिडेराटा का दिल बदल जाता है। वो बताती है कि क्वान के पूर्वज ने इस रेगिस्तान में एक खास ईंधन खोजा था जो आज पूरे ग्रह को जिंदा रखे हुए है। उसी दौरान उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी सत्ता से हुई, जिसने उसे उसका असली उद्देश्य बताया। डेसिडेराटा उस ईंधन की आग को एक कटोरे में डालती है जो पानी में बदल जाता है। क्वान जैसे ही उसे पीती है, उसकी वास्तविकता बदल जाती है। अचानक क्वान खुद को जॉन के जहाज में उसके साथ पाती है। दोनों रेगिस्तान में उतरते हैं और फिर मिस्टिक कैंप पहुंचते हैं, जहां रेथ लड़ाई शुरू होने का ऐलान करता है। क्वान के लिए सबसे बड़ा झटका यह होता है कि उसे खुद जॉन से लड़ना पड़ता है। क्वान पूरी कोशिश करती है, लेकिन जॉन हर बार उसे आसानी से मार देता है। मगर ये मौत असली नहीं होती। हर बार उसकी जिंदगी रीसेट हो जाती है। वो अलग अलग हथियारों से बार बार लड़ती है, लेकिन नतीजा वही रहता है। आखिरकार थक कर वो घुटनों पर गिर जाती है और पूछती है कि वो चाहता क्या है। तब जॉन अपना हेलमेट उतारता है और उसकी ओर हाथ बढ़ाता है। क्वान जागती है और खुद को नए रक्षक के रूप में स्वीकार कर लेती है। वो जीप लेकर आउटपोस्ट लौटती है, अपने पुराने घर जाती है और पोर्टल से जुड़े पुराने पत्र उठाती है। तभी एक आवाज आती है। वो सोरन होता है, जो जॉन से किया वादा निभाने वापस आया है। इसी दौरान ग्राथ और उसके आदमी आउटपोस्ट को घेर लेते हैं। क्वान योजना बनाती है। एक सुरंग के जरिए हाइड्रोजन स्टेशन चालू करके सबको उड़ा सकते हैं, जबकि वो खुद बंकर में छिप जाएंगे। लेकिन पाइप मैप मैन्युअली खोलना पड़ता है।
क्वान गुप्त सुरंग में उतरती है, जबकि सोरन खुलेआम फायरिंग करके दुश्मनों को उलझाता है और फिर पास जाकर उन्हें मारता है। सुरंग में क्वान को एक सैनिक पकड़ लेता है, लेकिन सोरन समय पर आकर उसे बचा लेता है। दोनों अलग अलग रास्तों से बंकर की ओर बढ़ते हैं। क्वान एलियन ग्रेनेड से ध्यान भटकाती है। तभी ग्राथ सोरन को गोली मार देता है और धमकी देता है कि अगर क्वान बाहर नहीं आई तो वो उसे मार देगा। क्वान एक स्पार्टन हथियार उठाती है और पाइप पर गोली मार देती है। जबरदस्त विस्फोट होता है। क्वान और सोरन आग पहुंचने से पहले बंकर में घुस जाते हैं। बाहर दुश्मन सिर्फ राख बन चुके होते हैं। बारिश आग बुझा देती है। सोरन क्वान से विदा लेता है और क्वान उसे आउटपोस्ट में मिले कुछ पैसों से भुगतान करती है। कुछ समय बाद हेल्सी और कोर्टाना नोटिस करती है कि मकी से जुड़ने के बाद जॉन की हालत बेहतर हुई है। जॉन मकी को टहलाने ले जाता है। मकी बताती है कि कवेनेंट की भविष्यवाणी के मुताबिक जो योग्य होंगे वो हेलो में देवता बन जाएंगे। जॉन पूछता है कि जो योग्य नहीं होंगे उनका क्या होगा। मकी बताती है कि उन्हें शुद्ध कर दिया जाएगा। बात वहीं खत्म नहीं होती। जॉन को वापस बेस ले जाया जाता है, जहां दिखाया जाता है कि कवेनेंट ने अब तक 1.1 करोड़ लोगों को मार डाला है। पेरेंगोस्की कहती है कि अब इंतजार नहीं किया जा सकता। जॉन अनुमति मांगता है कि मकी अवशेष का इस्तेमाल करे ताकि दूसरा अवशेष और कवेनेंट का बेस ढूंढा जा सके। बाद में वो मकी को यह खबर देता है। मकी उसे किस करती है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। सब कुछ कोर्टाना देख रही होती है। रात में जॉन के सोने के बाद मकी अपना नाखून निकाल देती है, जिसमें छुपा हथियार होता है। वो तय कर चुकी होती है कि यहां रहना बेहतर है। अगली सुबह जैकब बताता है कि पेरेंगोस्की चाहती है हेल्सी दोपहर से पहले ग्रह छोड़ दे। उसके जाते ही हेल्सी मकी से संपर्क करती है। वो कहती है कि यूएनएससी को हेलो और अवशेष नहीं मिलने चाहिए, वरना इंसान खुद को ही नष्ट कर लेंगे। वो दावा करती है कि सिर्फ वही मदद कर सकती है और मकी से कहती है कि जॉन को मना कर अवशेष चुरा लाए। लेकिन देवता बनने वाली बात सुनते ही मकी को कवेनेंट की बातें याद आ जाती हैं और वो कॉल काट देती है। हेल्सी हार नहीं मानती। वो जेड प्रोटोकॉल एक्टिवेट करती है। स्पार्टन्स अब सिर्फ उसी के आदेश मानेंगे। वो कहती है जॉन भरोसे के लायक नहीं है और उसे मकी और अवशेष को पकड़कर उसके जहाज पर लाया जाए। काई इसका विरोध करती है तो बाकी स्पार्टन्स उसे बेहोश कर हथकड़ी लगा देते हैं। इधर मिरांडा को पता चलता है कि पुराने हमले की ऑडियो में आवाज मकी की ही है। कम्युनिकेशन बंद होने की वजह से वो दौड़कर सबको चेतावनी देने जाती है। जॉन मकी को लेकर अवशेष की ओर बढ़ता है, लेकिन गलियारे के अंत में स्पार्टन्स हमला कर देते हैं। कोर्टाना जॉन को चेतावनी देती है और हेल्सी को सिस्टम से बाहर कर देती है। जॉन बिना आर्मर के भी अपने साथियों से लड़ता है। काई खुद को आजाद कर जॉन का साथ देती है। मकी अवशेष वाले कमरे में पहुंचती है, लेकिन मिरांडा बता देती है कि वही दुश्मन है। गार्ड्स उसे जलाने लगते हैं। बचपन के जुल्म याद आते ही मकी अवशेष को छूती है। ऊर्जा का झटका सबको गिरा देता है। जॉन और मकी फिर हेलो के विजन में पहुंच जाते हैं। मकी अलविदा कहकर गायब हो जाती है। जॉन होश में आता है तो बेस पर हमला हो चुका होता है। उसे पता चलता है मकी अवशेष लेकर भाग चुकी है। सच सामने आता है कि हेल्सी ने सबका ब्रेन वॉश किया था। स्पार्टन्स जॉन का साथ देने को तैयार हो जाते हैं, जबकि काई हेल्सी के पीछे जाती है। मकी निकल चुकी होती है, लेकिन काई हेल्सी के जहाज पर कूद जाती है। संघर्ष के बाद जहाज गिर जाता है, मगर काई बच जाती है। जॉन भविष्यवाणी को सुराग मानकर एक छुपे ग्रह को ढूंढ निकालता है, जो रोशनी की चाल से छुपा रहता है। टीम वहां पहुंचती है। अवशेष मिलते ही जॉन और मकी एक दूसरे थोड़ी ही देर में एलियन स्पार्टन्स पर भारी पड़ने लगते हैं। एक एक करके सभी स्पार्टन जमीन पर गिर जाते हैं, सिवाय जॉन के। लेकिन जॉन पीछे हटने से इनकार कर देता है। वो ना अपनी टीम छोड़ना चाहता है, ना ही अवशेष। अवशेष को छूते ही जम जाने से बचने के लिए जॉन कोर्टाना से कहता है कि वो उसके शरीर का कंट्रोल संभाल ले। कोर्टाना मना कर देती है, क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि वो बाद में जॉन को वापस ला पाएगी। इसी पल एलियन योद्धाओं का नेता जॉन पर जोरदार वॉर करता है और उसे दूर फेंक देता है।
जब जॉन की मौत तय लगने लगती है तब कोर्टाना आखिरकार फैसला लेती है। वो जॉन का कंट्रोल संभाल लेती है। अब कोर्टाना जैसे ही इस ताकतवर शरीर को चलाती है, एलियंस सेकेंडों में ढेर हो जाते हैं। हालांकि उनका लीडर अब भी खड़ा होता है, लेकिन कोर्टाना दूर से ही स्पार्टन जहाज को कंट्रोल करके उसे भी गिरा देती है। इसके बाद वो दोनों अवशेष उठाती है और बाकी स्पार्टन्स के साथ जहाज में बैठकर वहां से निकल जाती है। क्योंकि उनके पास फर्स्ट एड किट्स नहीं होती, इसलिए वो अपने जख्मों को आग से दागकर संभालते हैं। थोड़ी देर बाद काई जॉन को देखने जाती है। शरीर पूरी तरह शांत पड़ा होता है, बस उसका सिर हल्का सा हिलता है। अब सवाल यही रह जाता है, क्या जॉन वापस आ चुका है या नहीं? फैसला दर्शकों पर छोड़ दिया जाता है।